बिल्कुल, बिल्कुल, मैं इसमें आगे करता हूँ बात। पहले मैं जाता हूँ, अब चूँकि इकबाल मंदानी जुड़ गए हैं, इकबाल जी का बहुत-बहुत स्वागत करूँगा। और पहले इकबाल जी के पास जाता हूँ, इकबाल जी के पास जाने के पहले 1-2 प्रतिक्रियाएँ और हैं, वो ये महाराष्ट्र से जुड़ी दिखा दूँ, फिर राजू जी के पास जाऊँगा और उसके बाद फिर पुनः लौटूँगा तो राजू जी से होते हुए वापसी करूँगा। ये देखिएगा, ये जो अभी मैंने बयान सुनाया था पहले इकबाल जी को सुनाया था उद्धव ठाकरे जी का, अब उनके सुपुत्र क्या कह रहे हैं, ये सुन लीजिए। आप देख रहे हो मुंबई में बहुत सारे लोग चुनाव के लिए उतर रहे हैं, मुंबई कर उतर रहे हैं, आम जनता उतर रही है, लेकिन मुंबई हो पूना हो बहुत सारी जगहों पे जो चुनाव आयोग है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनकी जो यंत्रणा लगी है वो बहुत ही खराब है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको स्लिप्स मिले हैं एक बूथ के, लेकिन अगर असल में देखें तो कहीं और उनका वोटिंग दिखा रहे हैं। कहीं लिखा है नाम मेल का और फोटो है फीमेल का। तो ये सारी गड़बड़ियां जो है, तो चुनाव आयोग क्यों सैलरी देती है, हमारे पैसों से टैक्स पेयर मनी से क्यों सैलरी। देखिए, ये जो अभी कह रहे थे धनंजय जी ने जिस उससे 2-4 हुए फिर वो पहुंचे जनता, एक ये अतुल लौंडे जी भी कुछ कहना है, ये भी सुनिए। ये पुराना है, आज का नहीं है, ये पुराना है। मैं आता हूँ आपके पास धनंजय जी, माफ कीजिएगा इकबाल जी। इकबाल जी, ये जो क्या टर्नआउट किस तरह का निकल कर आया है? क्या है? कुछ जिस तरह की है कि इतनी गड़बड़ियों की शिकायतें हैं, धांधलियों की शिकायतें, क्या है क्या? वैसे भी ये क्या है, हम लोग मान के चल रहे थे कि इतना लंबा वक़्त हो चुका है, अब कारपोरेटर जैसे जो आपके यहाँ कहलाता है, क्या वो शब्द है उसका मैं भूलता हूँ वो, कि उसको उसके प्रति विश्वास लगभग उठ सा गया है, उसके प्रति बहुत उसे मालूम है कि कुछ होना-जाना ज़्यादा है नहीं। तो सब पर क्या दिखा क्या? किस तरह का आप एक दृश्य देखते हैं आज की जो वहाँ निकली हुई स्थिति आई हैं? इकबाल जी। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, मैं आपको बता दूं, सुबह से जो हालात यहाँ चल रहे हैं, सुबह वोटिंग काफी कम थी, लेकिन धीरे धीरे करके वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। मैं 3:30 बजे की बात करूं तो तकरीबन 41% जो है वोटिंग टर्नआउट हुआ था। पिछले 2017 के अंदर 55.5% जो है वोटिंग हुआ था। इस बार भी उम्मीद यही की जा रही है कि शायद 55 या 60 के बीच में जो है वो परसेंटेज रह सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ आ रहा है इस बार चुनाव के अंदर, एक बात तो साफ है कि इस पूरे मामले को लेकर के आप ये मानिए, जिस तरीके से राज ठाकरे ने सवाल उठाया है स्याही का, तो उसके अंदर कई जगह वीडियोस भी आए कि उस स्याही के अंदर जो रिमूवर होता है वो कई जगह बांटे गए हैं। पहले से ही ये सारी चीजें सामने आ रही थी और ये चीजें धीरे धीरे करके खुल के आ रही है। पैसों का मामला जो है वो भी काफी बड़े लेवल पे बांटे गए हैं, जो पैसे सीज किए गए हैं, जो परसों तक मुझे याद है 990 लाख रुपए सीज किए गए थे। काफी शराब, ड्रग्स वगैरह काफी बड़ी मात्रा में पकड़ा गया है। तो इन सारी ही चीज़ों को लेकर के हालात जो है वो ठीक नज़र नहीं आ रहे। हालाँकि धनंजय जी ने सारी ही चीज़ें बताई कि कैसे नाम गायब है, कैसे चीज़ें गायब है और इन सारी ही चीज़ों को लेकर के क्या पत्रकार, क्या नेता, वो जब परेशान है तो आम आदमी की क्या गत होगी आप समझ सकते हो। लेकिन एक मुद्दा जो सुबह से मैं देख रहा हूँ, मराठी वर्सेस मराठी का जो मुद्दा चला था, उसको लेकर के मराठी मानुस आज वोटिंग के लिए काफ़ी निकला है, माइनॉरिटीज़ के अंदर मुस्लिम्स काफ़ी बड़े लेवल पे वोटिंग के लिए निकला है। लेकिन अभी ये देखना है कि ये वोटिंग दी किसको जाती है या सही व्यक्ति को दी जाती है और दूसरे व्यक्ति को पहुंच जाती है, ये काफी एक सवाल हर किसी के मन में विधानसभा में भी था और इस कॉरपोरेशन के अंदर भी। लगातार अब आम आदमी जो है वो ये चाह रहा है कि कोई भी सरकार आए वो उसके आम जनजीवन के अंदर जो दुविधाएं आती है उसका वो ख्याल रखे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन सारी ही चीजों को लेकर के कोई चीज सामने आ रही है कि पिछले दिनों जिस तरीके से हमने देखा किस तरह के पाने के लिए किस तरह बीजेपी एमआईएम के साथ हो जाती है, बीजेपी कब कांग्रेस के साथ हो जाती है, कांग्रेस कब बीजेपी में चली जाती है। तो ये ऐसे कई मुद्दे अहम है जिसको लेकर के कल पावर में आने के बाद में क्या होगा। ये 24 घंटे के अंदर मैं आपको बता दूं कि बहुत सा समीकरण बदलेगा और ये समझ में आएगा कि आखिरकार सत्ता किसके हाथ में। देखिए, कहने में तो ये कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो एक हुए उसको लेकर मराठी आदमी काफी खुश है। वहीं शिंदे का भी ये दावा है कि मराठी जो है वो पूरा उसके फेवर में है। तो एक बात है कि पिछले जो 24 घंटे के अंदर जो पैसे, जो शराब, जो चीजें बांटी गई है, घर गृहस्थों की जो घरों में चीजें लगती है वो खुलेआम दी गई है। तो ये साफ है कि कई हद तक चीजें जो है वो बदल सकती है। और एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर ये कहा है कि हम पावर में आ रहे हैं और जिस तरीके से हमारी कुछ सूत्रों से भी बात हो रही है। देखिए, हर बार मशीन का और ईवीएम का हम बात करते थे, लेकिन इस बार तो खुले तौर पर नाम गायब करना, खुले तौर पर लोगों को एक तरीके से डरा करके समझो या किसी भी तरीके से लोगों को बिठाया गया। एक तरफा जीत हुई महाराष्ट्र के अंदर 68 ऐसी सीटें।
जो इलेक्शन से पहले ही घोषित कर दी गई। तो ये साफ संकेत है इस पूरे मामले को लेकर के कि इलेक्शन जो हम फेयर होने की बात कर रहे हैं, वो इलेक्शन फेयर होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, हमें उस बारे में सिर्फ हम कयास कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब कल दोपहर तक ये पिक्चर साफ हो जाएगी कि 227 सीटें, खास करके मुंबई की, हालांकि 29 पालिकाओं के अंदर ये चुनाव है, लेकिन मुंबई इसलिए अहम है क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 75,000 करोड़ का ये बजट होता है। और ये 75,000 करोड़ के बजट के अंदर जो पैसों का फ्लो होता है, जिसके अंदर अहम चीजें जो मुंबई के अंदर कही जाती है, जिसके अंदर सड़कें कही जाती हैं, नाले की सफाई कही जाती है, गार्डनिंग कही जाती है, हेल्थ कहा जाता है, एजुकेशन कहा जाता है, इसके अंदर का जो बजट है वो तकरीबन 60% का जो पैसा है वो इसी में जाता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि 60% के बजट के बावजूद जो लोग हैं वो परेशान होते हैं। बदले और नहीं, ये मान के हालात बदले या नहीं। जो 2011 के अंदर 28,000 करोड़ का बजट था, इस बार 75,000 करोड़ का बजट है। लेकिन कमाल ये है इस बात का कि जो 2011 के अंदर जहां जहां पानी भरता था, चाहे वो अंधेरी रेलवे हो, दादर हो, वो आज भी पहली बारिश के अंदर भरता है। लोग वैसे ही परेशान है। और डेवलपमेंट के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो बजट इतना बड़ा लिया गया है, लेकिन कमाल ये है कि स्मार्ट सिटी मुंबई में कहीं नजर नहीं आ रही है आम लोगों को। वही पानी जो है उसको लेकर के लोग चिंतित है, नालों की सफाई को लेकर के चिंतित है। और कमाल ये है कि ठेकेदार जो है इस पूरे मामले के अंदर, वो आज भी वही है जो 2011 के अंदर थे। सिर्फ वो ज्यादा में ज्यादा ये होता है उनकी कंपनी के नाम बदल जाते हैं, लेकिन लेन देन करने वाले सारे ही लोग वो है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं राजू जी आपसे एक छोटा सा सवाल करते हुए छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगा, फिर मैं आप ही से जो हम खास बंगाल वाला जो भी कह रहे थे स्मार्ट सिटी, कहीं स्मार्ट सिटी नहीं है। जहां जहां हम देखते हैं सारे हर सूबे में चले जाइए, वहां यही पुरसाने हाल है। और ये जो ट्रिपल इंजन कहलाता है कि यदि केंद्र में मोदी जी, फिर राज्य में बीजेपी, और बीजेपी के बाद में जो स्थानीय सरकार है वो भी भारतीय जनता पार्टी शासित हो या उनके अपने सहयोगी दल की सरकार में बनती है, तो ट्रिपल इंजन की बात होती है। लेकिन ट्रिपल इंजन फेल है टोटल। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए अभी आपने चाहे धनंजय जी हो और चाहे आपने इकबाल जी हो, दोनों को सुना, बहुत सारी कठिनाई है। और अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता था, उसी ढर्रे पर जो राज्य के चुनाव आयोग है उनका भी वही रवैया है, बहुत सारी वही की वही, वो बिल्कुल सारी चीजें सिमिलर हैं कि वोटर परेशान है, आपने इस तरीके से कर दिया है। और पहले कहा जाता कि कोई वोटर छूटे नहीं, ये वोट काटे जा रहे हैं सीधे सीधे। तो ऐसे में यदि हम अभी 5 सूबे हैं, 5 राज्य विधानसभा है जहां इसी साल चुनाव होना है, अभी पश्चिम बंगाल आपके सामने है, असम है, तमिलनाडु है, केरल है, पुडुचेरी है जहां की विधानसभाओं के होने। तो क्या सीख नहीं है इस कि लोग पहले से सतर्क सजग हो जाए? क्योंकि जो दल हैं, खासकर अगर सत्तारूढ़ दल होते हैं तो सत्तारूढ़ दल या बीजेपी का तो अपना अलग रवैया है करने का। हालांकि जहां ये चुनाव होना है वहां नहीं है, ना पश्चिम बंगाल में है, ना केरल में है, ना तमिलनाडु में है। लेकिन वोटर की अपनी, अब क्या आप कहेंगे इस पूरे सुनने के बाद कि उसकी अपनी क्या, क्योंकि एसआईआर है, एसआईआर तो हुआ है जगह जगह, तो उसको ज्यादा सतर्कता सजगता क्या होनी चाहिए बरतना? इस पे एक नोट फिर मैं आपसे शुरू करूंगा। जो कोर्ट पहुंचा हुआ है पश्चिम बंगाल वाला मामला, उस पे जो वर्डिक्ट कह लीजिए आया है, उस पे जो सुनवाई हुई है, तल्ख तीखी टिप्पणी हुई, सब पे बात करूंगा। पहले इस पे एक नोट। देखिए संजीव भाई, बात ऐसी है कि जो बातें आपने बोली होना तो ऐसे चाहिए। विशेषकर जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज पूरे देश में ही इनका सीधा सीधा संबंध सामान्य जीवन, सामान्य व्यक्ति और उसको जो 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 सहूलतें मिलनी चाहिए, वो गली है, नाली है, सड़क है, सुविधाएं हैं, दूसरी सुविधाएं हैं, सिविक कम्युनिटीज जो है, ठीक है। तो उसमें दलगत राजनीति के लिए तो कोई जगह नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी संस्थाओं के जो बजट हैं वो तो बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए कि जैसे ममदानी साहब ने कहा कि 74,000 समथिंग है ये इसका बजट मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। और भी आप छोटी, आप कहीं भी चले जाइए तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि दलगत राजनीति के चलते वहां पे जो डिलीवरी है, डिलीवरी सिस्टम जो है वो विफल है उस पे। क्योंकि आप जिस तरीके से आप सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, उसका कंट्रोल करने के लिए और उसके बाद जो नागरिकों को सुविधाएं देनी है, मूलभूत सुविधाएं देनी है, उसकी बजाय मैं तो ये भी देखने में आया कि भैया जिस वार्ड में
या जिस काउंसलर के एरिया में, जिस वार्ड में पार्टी जो जीती है, तो उनके जो समर्थक हैं उनकी गली नाली तो पक्की होती है, बाकियों की नहीं होती। तो ये एक त्रासदी है हमारी। और ये इसलिए क्योंकि जो विधानसभा या पार्लियामेंट के लिए चुनाव है, उसकी जो सारी की सारी अलामतें वो नीचे तक चली गई है, क्योंकि चलाने वाले भी वही हैं जो ऊपर हैं। तो ये ऐसा चलता रहेगा। और इसी के चलते जो तो आपके समर्थक नहीं है या दूसरे, मतलब ये मिसमैनेजमेंट है, जानबूझ के भी वोट काटे जाते हैं। तो वो बेचारा जो आम एक नागरिक है वो क्या करे, तो कहां जाए। और जैसे मुंबई की बात कर रहे हैं आप, अरे भैया वही पार्टी है जिसके ऊपर इल्जाम लग रहा है, भाई उनकी सरकार ही है, तो क्या अपेक्षा करेंगे। हालांकि जो स्टेट ये जो इलेक्शंस होते हैं तो वो तो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो करता है, करवाता है, लेकिन वो भी तो उनके कंट्रोल में है। तो मुझे कोई रास्ता इसमें से दिखाई नहीं। हाँ, हम इस पे एक टिप्पणी जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारी जो डीजनरेशन है ओवरऑल पॉलिटिक्स की, उसी का ही एक प्रमाण है। और ये बढ़ेगा, एक कम नहीं होगा। निश्चित, वही मैंने इसलिए सवाल उठाया कि देखिए क्या है कि हम कहीं ना कहीं इसको लेकर सजग रहना पड़ेगा आम आदमी को, नहीं तो ऐसी हम परेशान, जैसे धनंजय ने कहा कि मैंने तो ढूंढ लिया, लेकिन हर कोई नहीं ढूंढ सकता, छोड़ के चले जाता है। फिर आप कहते हो कि साहब परसेंटेज नहीं आ रहा है, लोग नहीं निकल। खैर, मैं बंगाल की इसका इलाज तो सिर्फ लोगों के पास ही है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको लोगों को समझना पड़ेगा, उनको एक परिपक्व तरीके से सोचने की जरूरत है। क्या आप भैया, आप दिल्ली में क्या हो रहा है, आप बीजेपी की सपोर्टर है, आप सब कुछ उनको जायज, उनके नजायज कामों को जायज ठहरा रहे हो, बल्ले बल्ले कर रहे हो, अंधभक्त बने हुए। आज वो डीडीए ने कॉलोनियां गिराई हैं जी, तो उनमें जो बीजेपी वाले वो चीख रहे हैं, रो रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहा है कि मैं तो बीजेपी का बंदा हूं, मेरे भी गिरा दिया इन्होंने घर, बुलडोजर उसके भी फिर गया। तो फिर ये इन चीजों का सामना करिए। सो अंततः बात जो है लोगों पे आके खत्म होती है। 4 साल बाद मांगना है, अब 1 साल हो रहा है लगभग, अभी 8-10 महीने, तो आपको भी कोई चिंता। मैं दूसरी बात करूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, जो ईडी वर्सेस पश्चिम बंगाल, वो आईपैक रेड का जो मामला है, उसमें कई चीजें हैं। खासकर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि मामला गंभीर है, हम दखल नहीं देंगे तो अराजकता फैल जाएगी, इस तरह की बातें, और भी बहुत सारा कुछ है। मैं उसको लेकर जो है, एक तो उन्होंने एफआईआर जो है वहां ईडी के अफसरों पर हुई थी, उसको उस पर रोक लगा दी है, तो बड़ा ईडी को तो सारा, और फिर खासकर बीजेपी बड़ी इससे खुश है कि देखिए, और इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे सवाल। लेकिन मैं पहले जो इस पूरे फैसले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, जो एक प्रतिक्रिया आ रही है, उसमें कल्याण बनर्जी को सुनिएगा, पहले सुनिएगा। The criminal cases initiated by on the basis of the complaint initiated by the Calcutta police, that has been stayed, and nothing is, no more thing is there. Importantly, 2 or 3 observations are there. That one of the important observation in this matter by this Honorable Supreme Court, that when the election is forthcoming, then the interference by the ED to the political parties' affairs is also an important issue to decide. There are so many things to be decided, but this is also an important issue that has to be decided. Matter has been directed to appear on 3rd February. So the court has also said that it will be difficult for central agencies to work under such circumstances if the state. That is an observation. That is an the question is this. Question is, listen, it's a of course broader question. If you say so, the question is, whenever in a non-BJP state, central agency will interfere with the political party just before election, that is also not good. Correct? Similarly, if the central agency works and the state agency interferes, that is also not good. So maintaining this cooperative federalism is not the duty only of the state, it is also duty of the central government. Right? There were 2 parties there. You have to accept the 2 part. Every time, whenever in non-BJP state, before the election, ED, see, here is what they have said. They have said court scam case, correct. We don't have anything to say. 2,700, we have nothing to. They have given the list of dates. Last
evidence which has been taken by in this statement is 21st February 2024. Thereafter, he was stripping altogether. Now, when the election is forthcoming, then he was jumping upon. ED is jumping upon. That is also the question now. And it has also been said that if it is a property of the any political party, then it should not be touched, or other expression, whatever it may be. लेकिन आप लोग बांग्ला में ब्रीफ कर दीजिए कि हाई कोर्ट में सुनवाई हो, लेकिन कोर्ट ने No, court has said, okay, this is Supreme Court. Whatever, we are bound by the order or of this. Supreme Court has not said that the High Court has no power to hear and etc. Not said. Supreme Court has said larger issues are there, we'll hear. Let them hear. I wouldn't mind. बांग्ला में ब्रीफ कर दीजिए कि आपका क्या रिएक्शन। अब बांग्ला में बोल रहे थे। मैं राजू जी, ये देखिए, ये वो अपीयर हुए थे, एडवोकेट किया चीज, तृणमूल कांग्रेस के नेता है, इन लॉजिकली कई चीजें जो है वो कर रहे थे। और साथ साथ ये है कि ये जो पूरा का पूरा एक जो वहां स्थितियां पैदा हुई, अगर ममता बनर्जी गलत कर रही हैं, उन जो विपक्ष के आरोप रहे हैं, ईडी अपना काम कर रहा है, ईडी ने कई मांगे की हैं, डिमांड्स उनकी अपनी है कि वहां उनको डीजीपी को निलंबित किया जाए या उनको सीपी को हटाया, बहुत सारी उसमें वो है। तो कुछ चीजें अभी उसमें हो रहा है, 2 सप्ताह का समय दिया गया है। लेकिन क्यों नहीं केंद्र की सरकार जो उसके अधिकार क्षेत्र में है, यदि संवैधानिक संकट है, स्थितियां टकराव की हैं और इतनी अराजकता की स्थिति है जो कह रही है कि हम अराजकता नहीं होने देंगे सुप्रीम कोर्ट, तो केंद्र क्यों नहीं अपना काम कर पा रही? क्यों नहीं वह अपना जो सेक्शन 356 लगा दे, काम खत्म? राजू जी 356 वाला तो काम ये ना ही होने पाए तो बेहतर है। देखिए, बात ऐसी है, 2 चीजें हैं इस केस में। तो आज तो सुनवाई है, कोई फैसला नहीं आया है, 2 हफ्ते का वक्त दिया है, तो कैविएट का इस्तेमाल किया इन्होंने, और उसमें काउंटर एफिडेविट जो देना है, जो सवाल खड़े हुए हैं उसमें अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 2 चीजें, एक तो है कि कानून जो है उसका कानून की चलनी चाहिए, कानून के मुताबिक, कि भैया एक केंद्रीय एजेंसी है, वो किसी काम के लिए जाती है और स्टेट के अंदर जाती है और वहां पे उसको रोका जाता है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसकी ड्यूटी के अंदर, तो ये सही है बिल्कुल। लेकिन सवाल है कि सभी जगह पे ऐसा हो रहा है? अगर केंद्रीय एजेंसी जाती है, उसका अधिकार है, अगर उसको रोका जाता है तो वो भी अपराध है। लेकिन उसके पीछे नीयत क्या है? ये कल्याण बैनर्जी है, उनके अधिवक्ता जो है, उन्होंने बताया, ममता बनर्जी की तरफ से अपीयर हुए कि भाई जो केस जो है पुराना चल रहा है, और लास्ट वो कह रहे कि 2024 में हुई थी उसकी वो उस केस के अंदर। तो जब इस चुनाव में कुछ समय बाकी बचा है, तो उस वक्त आकर आप उसी पार्टी जो वहां पे अभी सत्ता में है और जो आपका मुख्य प्रतिद्वंदी है, अब ये चीजें अदालत नहीं इसका करेगी। लेकिन ये अनकही बातें हैं, सबको मालूम है कि केंद्र में बीजेपी है और वहां पे टीएमसी है। तो मूलतः ये लड़ाई पॉलिटिकल है। अब मान लीजिए कि यही ये जो केस किया है इन्होंने, वो ईडी गई है, अगर ममता बनर्जी की पार्टी या कोई और पार्टी जो ना होता तो वहां पे ये बवाल होता, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। हाँ, उन्होंने अपने तरीके से, जैसे आपको याद होगा कि जब ये हुआ तो उन्होंने आके कैमरे के सामने बोला, और हमारे गृह मंत्री उनके लिए क्या शब्द बोले ये भी आपको मालूम है। तो उससे साफ झलकता है, और उनका एक स्वभाव भी ऐसा है, शी कैन गो टू एक्सट्रीम। लेकिन सवाल ये है कि इस जो कुछ हुआ है, आप चुनाव से पहले वहां पे जा रहे हो, तो आपकी नीयत क्या है? ईडी अपने आप चली गई है, पहले क्यों नहीं गई? तो ये सवाल जो है वो उठा है। दूसरी बात कि जब पूरे देश के अंदर एक परसेप्शन ऐसा बना हुआ है, अगर आप ये कहते हैं कि भाई ईडी इसलिए जाती है क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट करनी हमने, तो जब ईडी विपक्ष के जो नेता हैं उनके जाती है,
और वो बंदे जो है या जिनको ये डर दिखाया जाता है कि भैया हमारे ऊपर कहीं ईडी का शिकंजा न कस जाए, तो वो जब बीजेपी में चले जाते हैं तो तब आपका जो लॉ को इन्फोर्स करने का जो आप कहते हैं कि अपने लॉ इन्फोर्स करना, उसके बाद केस क्यों नहीं बढ़ पाते उनके आगे, उनके उन व्यक्तियों के खिलाफ जब वो बीजेपी के अंदर आ रहे हैं? तब ईडी का क्या रुख होता है? केस ड्रॉप हुए हैं, किस किस के खिलाफ ड्रॉप नहीं हुए? ये दोबारा दोहराने की बात नहीं है यहाँ पे। हमने, हमारे सुनने वालों को, आपको सभी को, साथी पैनल सबको ज्ञात है ये बात। तो सवाल यहां पे ये पैदा होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मूलतः ये लड़ाई पॉलिटिकल है। उसको इस तरीके से बना के पेश करना कि जी ईडी गई थी, ईडी के साथ ऐसा व्यवहार हुआ, तो इसलिए ममता बनर्जी की सरकार है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनके डीजीपी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है। और अच्छा, दूसरा इसका पहलू एक और है। जब मैं ये बात कहता हूं कि ये लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, अब ममता बनर्जी ने अभी इसी केस में सामने आके कैमरे के बोल दिखाया, मेरे पास ये पेन ड्राइव है, अगर मैं बता दूं कि इसके अंदर क्या है, मोदी जी और अमित शाह जो है पता नहीं क्या हो जाएगा, आसमान गिर पड़ेगा। तो ममता जी किस बात का इंतजार कर रही है? वो बता क्यों नहीं देती कि इसमें क्या है? अगर ऐसा कुछ है, उस पेन ड्राइव के अंदर कोई ऐसे सबूत मौजूद है, कोई डॉक्यूमेंट्री है या कोई वीडियो एविडेंस है, तो क्या ममता बनर्जी सिर्फ वो ब्लैकमेल करने के लिए दिखा रही थी? Why doesn't she come out and tell the people कि इसमें क्या है? तो वो भी लड़ाई है, वो राजनीतिक लड़ाई है। तो इस सारे केस में जो भी आदेश होगा, क्योंकि देखिए बात ऐसी है, ऐसा नहीं है कि अचानक ईडी उठी और चलिए जी अब आईपैक, और सबको मालूम है कि भैया आईपैक जो है वो उनके लिए काम कर, सीधा सीधा उनके साथ संबंध है उनका। वो एजेंसी उनके लिए चुनावी सर्वेक्षण रणनीति उससे लेकर काम कर रही है वो। तो अगर आप वहां पे जाओगे चुनाव से पहले, तो ममता बनर्जी, उसकी पार्टी, भैया वो रिएक्ट तो करेंगे, उनको दाल में काला तो कुछ लगेगा, उसको आपकी नीयत पे शक होगा, दूसरों को भी शक है। हम लोग जो बाहर बैठे हैं, क्योंकि जो लगातार इस किस्म की घटनाएं हो रही हैं कि विरोधी पार्टी का, जब अभी क्या हुआ था झारखंड में, अरे भैया उठा के उसको जेल में डाल दिया, और जब वो चुनाव हो गया उसके बाद वो बाहर आ गए, उसके बाद क्या हुआ केस का? तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक तो कानूनी उसका फायदा उठा के, अब 2 हफ्ते बाद है, अब क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, क्या आदेश देती है कि ममता को गिरफ्तार किया जाए? ये जो क्या कहते हैं सरकार गिराना करना, ये तो अभी मेरा ख्याल है कि इट्स टू अर्ली, टू प्रीमेच्योर काइंड ऑफ थिंग टू से। लेकिन इसके अंदर भी मैं देख रहा हूं कि आज तो सुनवाई हुआ, कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने उस पर रोक लगा दी है कि जो ईडी के खिलाफ जो एफआईआर है उसको एक तरीके से स्टे कर दिया है, ठीक है। और मजे की बात आप देखिए कि इस सुनवाई के बाद वकील का वो पहन के अपना लंबा काला कोट वो बाइट्स दे रहे हैं, और वो पता क्या बोल रहा है वकील कि आज ममता बनर्जी की नैतिक और संवैधानिक हार हो गई है। वकील भी ये बोल रहे हैं। अरे भाई अब अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो केस है ये दरअसल है क्या, इसके पीछे नीयत क्या है? अरे भाई वहां का चुनाव जीतना, बंगाल का चुनाव जीतना, उसके लिए ममता को डिमीन करो, दूसरा करो। और ऐसा नहीं है कि भाई अमित शाह जी जैसे लोग जो बैठे हो उनको पता नहीं है कि अगर ईडी हम वहां पे रेड करेगी, अरे भैया वो आईपैक उनका है, टीएमसी का है, तो आगे से ममता चुप करके बैठेगी, वो रिएक्टिंग, इनको पता है। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि एक तरीके से ट्रैप था, जिस ट्रैप के अंदर ममता बनर्जी फंस गई है। अपराध तो हुआ है, क्योंकि ये कानून की उल्लंघन तो हुआ है इसमें, ठीक है। तो उसका सहारा लेके अपनी असलियत जो पीछे नीयत है उसको छुपाने की ये कोशिश है, और ये सोची समझी एक कार्यशैली है इनकी, ठीक केंद्र की और बीजेपी की। देखिए इकबाल जी बहुत सारे